नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 2026-27 के बैच के बारे में। जी हां साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें आज हमारी 4th वीडियो रहने वाली है, जिसमें आज हम 5 फरवरी 2026 को जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसकी तीसरी शिफ्ट के वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लेते हो तो आने वाले बैच यानी कि 2026-27 के एग्जाम में आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एक पैटर्न है जो कि फिक्स पैटर्न रहता है, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस देते हैं। तो आज की वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप 18 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो इसका मतलब आपकी जीके जीएस स्ट्रांग है। अगर आप 18 से कम क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपको जीके जीएस की क्लास लगाने की बहुत ही जरूरत है। तो डेली हम आपके लिए 2026-27 बैच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने का काम करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाएं। हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर्स की क्लास लेकर आने का काम करते हैं। आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस 5 फरवरी 2026 के तीसरी शिफ्ट के बारे में। आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अनुमानित समयावधि क्या है? तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति हुई उसके दूसरे चरण की अनुमानित समयावधि क्या थी? तो आप देख सकते हो आपका राइट आंसर होगा 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक आपकी हरित क्रांति के दूसरे चरण का समय था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों, हरित क्रांति का पहला जो चरण है 1960 से लेकर 70 तक चला था, और जो दूसरा चरण है वो 70 के मध्य से लेकर 80 के मध्य तक चला था। इसमें केवल गेहूं नहीं बल्कि अन्य फसल और अन्य राज्यों तक तकनीक का विस्तार पहुंचाना था। अगला प्रश्न आपका, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार दूसरी श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जिनमें, तो आपका राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में पूरक बन सकता था। तो आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पास हुआ? 1956, जिसमें औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया है। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यह आपने पहले भी क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने पिछली वीडियो पूरी देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न होगा आपका, आयनमंडल डैश का एक हिस्सा है? तो आयनमंडल किसका हिस्सा होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाह्य वायुमंडल का हिस्सा है। आयनमंडल बाह्य वायुमंडल का ही हिस्सा है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है और हमारी रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस रिफ्लेक्ट करके रेडियो कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। रेडियो कम्युनिकेशन को मुमकिन कौन बनाता है? तो बाह्य वायुमंडल, जो कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न होगा, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो समताप मंडल के संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह क्षोभ मंडल के नीचे स्थित है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि समताप मंडल क्षोभ मंडल के नीचे नहीं बल्कि उसके ऊपर होता है। इसी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं और हमारी जीवन रक्षक ओजोन परत इसी के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, मनुष्य में उपास्थि के बल्ले डैश में उपस्थित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनुष्य में उपास्थि के बल्ले कंठ में उपस्थित होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी श्वास नली होती है वो सिकुड़ न जाए, इसलिए हमारे कंठ में सी आकार की उपास्थि के बल्ले पाए जाते हैं जो हवा का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें डैश कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने जो सोने के सिक्के जारी किए थे उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत के सोने के सिक्कों को टंका कहा जाता था।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के सिक्कों, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो वो होगा टंका। और जो गुप्त वंश ने किए थे सोने के सिक्के जारी, उनको दिनार कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? तो कौन सा कारण है इनमें से जो कि अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब सागर तक पहुंच अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था। जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बना था, क्योंकि उसके पास उपजाऊ मैदान थे, लोहे की खदानें थी और प्राकृतिक सुरक्षा भी थी। अरब सागर तक पहुंच मगध के पास नहीं थी, क्योंकि मगध पूर्व में स्थित था, यानी कि बिहार के क्षेत्र में स्थित था मगध। अगला प्रश्न होगा आपका, प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो चीन के जो ग्रंथ है प्राचीन, उनमें इंडिया को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, येंतु। प्राचीन चीनी ग्रंथों में भारत का नाम प्राचीन चीनी यात्रियों जैसे हवेनसांग और ग्रंथों में भारत के लिए येंतु या सीयंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द दरअसल सिंधु जो नदी है उससे जुड़ा हुआ नाम होता है, जिसको चीनी भाषा में यंतु कहा जाता है। इसलिए इंडिया को भी यंतु नाम से संबोधित किया गया है चीनी ग्रंथों के अंदर। अगला प्रश्न होगा, लूर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य का। लूर नृत्य हमारे हरियाणा का एक बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह होली के त्योहार पर केवल फीमेल कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है। लूर शब्द का अर्थ ही लड़की होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में संवाद किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, गुजरात के शिकार लोक नृत्य में किस विषय को दर्शाया जाता है? तो जैसे नाम से ही साफ है, तो शिकार का दृश्य प्रस्तुत करना जो है शिकार लोक नृत्य का विषय है। गुजरात के धर्मपुर क्षेत्र की जनजातियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें नर्तक जो है धनुष, तीर और भाले लेकर के जंगलों में शिकार करने की कला को अभिनय करते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, डैश तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है? तो तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने में किसका हाथ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभज्योतक। पौधों की लंबाई बढ़ाने का काम एपिकल मेरिस्टर्म करता है। यह तने और जड़ों के बिल्कुल टिप पर मौजूद होता है और कोशिकाओं का लगातार विभाजन करके पौधे को ऊंचा बनाने का काम करता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि पादप के किस भाग में अंतर्वेशी विभज्योतक सामान्यतः स्थित होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टर्म कहां स्थित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा नोड के पास। घास या बांस जैसे पौधों को जब जानवर खा जाते हैं तो वे फिर से तेजी से बढ़ते हैं। यह कमाल नोड के पास स्थित अंतर्वेशी विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टर्म का होता है, जो पत्तियों के आधार या तनों की गांठों के पास पाया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेली हम आपके लिए एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट लेकर आने का काम करेंगे। 2 महीने के अंदर हम आपको सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा देंगे। अगर आपको सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं तो हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगला आपका प्रश्न होगा, शालदे बिखोती मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो शालदे बिखोती मेला उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह मेला अल्मोड़ा जिले में द्वारा हाट में वैशाख महीने में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह मेला कत्यूरी राजाओं के इतिहास और स्थानीय संस्कृति का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, केरल में चंदन कूड़ा महोत्सव डैश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो कहां पर मनाया जाता है चंदन कूड़ा महोत्सव? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में चंदन कूड़ा महोत्सव मस्जिद के अंदर मनाया जाता है। केरल के पथानामथिट्टा में स्थित प्रसिद्ध बिम्मापल्ली मस्जिद में चंदन कूड़ा महोत्सव मनाया जाता है। यह एक सूफी संत की याद में मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है।
जहां चंदन का लेप चढ़ाने की परंपरा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बुरकथा एक पारंपरिक गाथा गीत जो मुख्य रूप से पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है, किस भारतीय राज्य की लोक कला है? तो बुरकथा किस भारतीय राज्य की लोक कथा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लोक कला है बुरकथा। इसमें मुख्य गायक हाथ में तंबूरा लेकर और ड्रम बजाते हुए रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं का रोचक अंदाज में सुनाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, गर्म धूप वाले दिन के बाद लोग छतों पर या खुले मैदान में पानी क्यों छिड़कते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा कि पानी क्यों छिड़कते हैं गर्मी के समय में। तो आपका राइट आंसर होगा, पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त उष्मा का उपयोग शीतलन के लिए करने के लिए लोग खुले मैदान में या छतों पर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि पानी हवा से और छत से गर्मी लेकर वाष्प बनता है। पानी की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, बहुत अधिक होती है, जिससे सतह तुरंत ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? तो कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? तो इंडो यूरोपीय आपका सही उत्तर होगा। इसके अंदर हिंदी, बंगाली, पंजाबी और मराठी भाषाएं शामिल होती है। दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, प्रारंभिक माचिस की तिल्ली में दहन हेतु कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सबसे पहले माचिस की तिल्ली में दहन हेतु कौन से पदार्थ का यूज होता था? तो आपका राइट आंसर होगा एंटीमनी ट्रासल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों का मिश्रण होता था, लेकिन जो श्वेत फास्फोरस है वो अधिक जहरीला होने के कारण अब इसकी जगह लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का उपकरण कौन सा है? आरबीआई देश में महंगाई और नकदी को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति बनाता है। इसमें रिवर्स रेपो ऑपरेशन शामिल है। अगला प्रश्न होगा आपका, 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा की गई थी। इस सिक्के का आकार डैश भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इस सिक्के का आकार जो है 12 भुजाओं वाला बहुभुज है। वर्ष 2019 के अंदर 20 के नए सिक्के का डिजाइन भेजा गया था, जो कि बहुत ही खास है। यह 12 भुजाओं वाला बहुभुज है और इसमें कोई किनारे पर खांचे नहीं है, जिससे दृष्टिबाधित लोग भी इसे आसानी से पहचान पाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, डैश में उत्पादित प्रमुख खनिज स्वर्ण अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क, लघु खनिज तथा वर्मिक्यूलाइट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। भारत में आंध्र प्रदेश खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है। यहां सोने के अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज और विशेष रूप से वर्मिक्यूलाइट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, माई डेटलेस डायरी पुस्तक में जो अमेरिकियों के साथ बातचीत पर आधारित है, ये लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है पुस्तक माई डेटलेस डायरी। मालगुडी डेज के प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण जब 1950 के दशक में अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तब अपने अनुभवों और बातचीत को उन्होंने अपनी शानदार किताब माई डेटलेस डायरी में दर्ज किया था। अगला प्रश्न होगा, फतेहपुर सीकरी में कौन सी संरचना दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है। तो अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात विजय की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। 1 मीटर ऊंचा यह दरवाजा दुनिया का सबसे भव्य और बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कीट पीड़कों द्वारा पौधों पर आक्रमण करने का तरीका नहीं है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो कीड़े मकोड़े पौधों की जड़ों को काटते हैं, फल तनों में छेद करते हैं और रस चूसते हैं, लेकिन वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते। यह काम किसका होता है? राइजोबियम जैसे लाभदायक जीवाणु करते हैं। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 10 कठिया डैश में परिचित गाथा गीत गायन का एक रूप है। तो 10 कठिया या जिसको 10 कथिया बोला जाता है, ओडिशा का एक बहुत ही लोकप्रिय
पारंपरिक गाथा गीत गायन है। इसमें 2 कलाकार होते हैं जो काठ यानी लकड़ी के बने वाद्य यंत्र काठिया को बजाते हुए भगवान शिव और पार्वती की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने किए टॉप 25 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि आगामी परीक्षा 2026-27 बैच के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आई तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम आपके लिए डेली एक प्रीवियस ईयर्स की क्लास लेकर आने का काम करेंगे। मेरा वादा है आपसे, 2 महीने के अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, जब तक एमटीएस 2026 का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम सभी प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में इतना ही।